जय हिंद। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का पदार्पण हुआ, जो उत्तरोत्तर मुगल काल कहलाया। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, जो उसकी मृत्यु के समय अलग अलग क्षेत्र में पदस्थापित थे। मुअज्जम काबुल, आजम गुजरात, कामबख्श बीजापुर में। कामबख्श को दीन पनाह की उपाधि दी गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम ने साम्राज्य को विभाजित करने का प्रस्ताव आजम के सामने रखा, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया और युद्ध करने का निर्णय किया। जून 1707 में आगरा के पास जाजौ में मुठभेड़ हुई, जिसमें आजम मारा गया। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह के साथ दिया था। मुअज्जम 1707 से 1712 बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसे शाह आलम प्रथम भी कहा जाता था। हैदराबाद बीजापुर के पास हैदराबाद के निकट कामबख्श बहादुर शाह से हार गया और घावों के कारण 13 जनवरी 1709 के आरंभ में उसकी मृत्यु हो गई। जहांदर शाह 1712 से 1713 ने जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी और मालवा का गवर्नर बना दिया। जहांदर शाह ने अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी एवं गुजरात का गवर्नर बना दिया। जुल्फ़िकार खां को जहांदर शाह का प्रधानमंत्री बना दिया गया। जहांदर शाह लाल कुंवर नामक स्त्री से प्रेम में था। फर्रुखसियर 1713 से 1719 अजीम उस्सान का पुत्र था। यह सैयद बंधुओं की सहायता से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ने निजामुल मुल्क को अपना वजीर बनाया। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। सादत खां का असली नाम मोहम्मद अमीन था। 24 फरवरी 1739 ईस्वी को नादिर शाह तथा मुगल सेना के मध्य करनाल में युद्ध हुआ। नादिर शाह के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व खान ए दौरा ने किया था। 20 मार्च 1739 ईस्वी को नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया एवं भयंकर कत्लेआम का आदेश दिया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह 15 मई 1739 ईस्वी को वापस लौट गया। कब? तो 15 मई 1739 ईस्वी को। लौटते वक्त वह अपने साथ इतना धन ले गया कि अगले 3 वर्ष तक नादिर को अपने राज्य में नए कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। भारत की कमज़ोर स्थिति से प्रेरित होकर 1748 से 1762 के बीच अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किए। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अब्दाली तथा मराठों के मध्य पानीपत का युद्ध सदाशिव राव भाई के अधीन लड़ा गया, जिसमें मराठों की पराजय हुई। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 के समय प्लासी का युद्ध तथा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी को शाह आलम II की हत्या करवा दी। शाह आलम II अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? तो शाह आलम II। शाह आलम का एक अन्य शाह आलम द्वितीय का अन्य नाम अली गौहर भी था। अंग्रेजों के संरक्षण में
बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह अकबर II था। मुगल शासक अकबर द्वितीय जीवन भर अंग्रेजों का पेंशनर बनकर रहा। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी अंतिम मुगल शासक था, जो जफर उपनाम से कविताएं लिखता और शायरी किया करता था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। 1857 ईस्वी में औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन व प्रसार। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ अदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। कार्नेलिस द हस्तमान 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। डचों द्वारा व्यापार की आधारशिला भारत में रखने का श्रेय 1592 ईस्वी में एम्स्टर्डम का व्यापारी कंपनी को है। डचों ने 1602 ईस्वी में पूर्व से व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य प्रशासनिक केंद्र बटाविया में स्थित था। कोरोमंडल तट पर मसूलीपत्तनम में 1605 ईस्वी में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई। सन 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति, जिसमें विलियम इंग्लैंड का राजा बन गया, अंग्रेज डच संबंध सुधर गए। डच भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेज एवं डचों के मध्य हुआ। अंग्रेजों ने पूर्ण रूपेण से डचों को 1795 ईस्वी में भारत से बाहर कर दिया। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई थी। लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने पूर्व व्यापार करने के लिए 1664 ईस्वी में एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया। इसका नाम इंडे से ओरियंतलेस था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। फ्रांसीसी मार्टिन ने 1674 ईस्वी में पौंडीचेरी की स्थापना की। पौंडीचेरी की स्थापना किन्होंने की? तो फ्रांसिस मार्टिन ने। कब? तो 1674। डेनमार्क वासियों का आगमन भारत में 1616 ईस्वी में हुआ। 1620 ईस्वी में तमिलनाडु के ट्रैंकोबार नामक क्षेत्र में डेनमार्क वासियों ने व्यापारिक केंद्र खोला। सेरमपुर डेनों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 1771 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटिश फ्रेंच संघर्ष। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में एक्सला सैपल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और इसी की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, इसलिए उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पौंडीचेरी की संधि जनवरी 1755
के साथ युद्ध विराम हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ। यह 1756 ईस्वी में शुरू हुआ सप्तवर्ष युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस संधि होने पर युद्ध समाप्त हुआ। अंग्रेजी सेना ने 1760 ईस्वी में सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। इसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहा था। अंग्रेजों ने 1761 ईस्वी में पौंडीचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया। पेरिस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में था। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसी के कब्जे में रहे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए यूरोपियों में सर्वाधिक शक्तिशाली नौशक्ति अंग्रेज की थी। विलियम डेक ने 1579 में पूर्वी क्षेत्र का भ्रमण किया। 1599 में जॉन मिल्डेन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया। ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक चार्टर प्रदान किया, जिसके अनुसार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। जहांगीर ने हॉकिंस से प्रसन्न होकर उसे आगरा में बसने की अनुमति के साथ साथ 4000 का मनसब एवं जागीर प्रदान की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ था। जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में आए। बम्बई का गवर्नर गेराल्ड ओंगियार बम्बई का वास्तविक संस्थापक था। ओंगियार ने तांबे तथा चांदी के सिक्के ढालने के लिए टकसाल की स्थापना की। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 10 पौंड सोने के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 गांव सुतानुती, कालिकाता एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉब चरनाक ने रखी थी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर भू राजस्व की वसूली के लिए फार्मिंग सिस्टम इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत राजस्व वसूली की जिम्मेदारी उसे दी जाती थी जो सबसे अधिक बोली लगाता था। क्लाइव के समय भू राजस्व का वार्षिक बंदोबस्त होता था, जिसे हेस्टिंग्स ने बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया था। कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बनने के बाद 10 साला बंदोबस्त लागू किया, जिसे 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का लगभग 19% हिस्सा आता था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में लागू थी। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत भू राजस्व की वसूली का अधिकार जमींदारों को दिया गया था, जिनका हिस्सा वसूली का 1/10 या 1/11 होता था। 1792 ईस्वी में स्थापित रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड थे। सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था को तमिलनाडु के
बारामहल जिले में लागू किया गया था। पुर्तगाली यूरोप की प्रथम फैक्ट्रियाँ। पुर्तगाली की 1502। कोचीन, कोचीन कहाँ है? तो केरल में। डच 1605 ईस्वी में। कहाँ? तो मसूलीपट्टनम। और मसूलीपट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश। अंग्रेज 1611 ईस्वी, मसूलीपट्टनम। डेनिस 1620, त्रावणकोर, तंजौर। फ्रांसीसी 1668 ईस्वी, सूरत, गुजरात। यह व्यवस्था तमिलनाडु, रैयतवाड़ी व्यवस्था तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई, असम तथा कुर्ग के कुछ हिस्से में लागू की गई थी, जो कुल ब्रिटिश भारत का 51% हिस्सा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को अधिक लगान लिए जाने के विरुद्ध न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं थी। माहलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% हिस्से पर लागू थी। माहलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत दक्कन के कुछ जिले, उत्तर भारत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। माहलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। विऔद्योगीकरण एवं धन की निकासी संबंधी विचारों को सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने उद्घाटित किया। ताराशंकर बंदोपाध्याय के उपन्यास गण देवता में जजमानी प्रथा का वर्णन है। कवासजी नानाभाई ने 1854 ईस्वी में प्रथम सूती मिल की स्थापना बम्बई में की। सूती मिल की स्थापना सर्वप्रथम 1854 ईस्वी में कवासजी नानाभाई ने की। 1855 ईस्वी में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा बंगाल की रिसरा में जूट मिल स्थापित किया गया। जूट मिल 1855, जॉर्ज ऑकलैंड। 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। जमशेदजी टाटा ने 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। जल विद्युत की शुरुआत 1898 में। कब? तो 1898 में दार्जिलिंग शहर को रोशनी प्रदान करने के लिए की गई। 1925 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया और उसी वर्ष दो निजी कंपनी, ईस्ट इंडिया रेलवे और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की स्थापना हुई। यूरोप की भारत में प्रमुख बस्तियां। फ्रेंच की सूरत, मसूलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रनगर। अंग्रेज सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भड़ौच, बम्बई, मद्रास, हरिहरपुर, बालासोर, हुगली, पटना, कासिम बाजार।